जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का पहला लेक्चर देखेंगे। व्हाट इज ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण हिंदी में देखा जाए तो है गुरुत्व प्लस आकर्षण, यानी कि गुरुत्व होता है, गुरुत्व कहा गया है यहां पर पृथ्वी को। आकर्षण आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में ग्रेविटेशन जो कहते हैं, शॉर्ट में है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसमें आता है ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन, ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन। ग्रेविटी मतलब होता है अर्थ, ठीक है जी, यानी पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। द अट्रैक्शन फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ और ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पृथ्वी अपना आकर्षण बल लगाती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। इसी पर आधारित पूरे चैप्टर है कि किस तरह से ये ग्रेविटी का अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो चलिए नॉर्मली देखा जाए तो ग्रेविटेशन तो ये रहा। एक नॉर्मली देखें तो ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्सिटी में जितनी भी बॉडीज हैं, ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है ना। सभी वस्तुएं जो है, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पृथ्वी भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो पृथ्वी का आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्लियर है। चलिए इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। ये कोई भी दो m1 m2 मास की बॉडी ले लीजिए, एक का मास m1 एक का मास m2, इनको सेंटर से r डिस्टेंस पर रख दीजिए। तो इनकी भी जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। On combining both of them, m1 m2 upon r square, so f equals to minus g m1 m2 बटा r square. This is the force of gravitation, ठीक है। What is the indication of this negative sign? इस ऋण चिन्ह का मतलब क्या है कि ये बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। Negative sign indicating that this force is always attractive in nature, and capital G is a constant which is known as universal gravitational constant. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये होता है। इसकी खोज कैवेंडिश ने प्रयोगशाला में की थी। कैपिटल जी की वैल्यू जो थी इसको डिस्कवर किया था कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने इन हिज लेबोरेटरी बाय टॉर्सन बैलेंस मेथड, ठीक है, टॉर्सन बैलेंस विधि से। तो कैपिटल जी की वैल्यू आई जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ये दो बॉडीज के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं, ये कैपिटल जी आ गया, तो इसकी वैल्यू रख के अपन लोग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो कैपिटल जी आया है अक्सर इसके बारे में पूछते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। हम इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इस कैपिटल जी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देते हैं। कैपिटल जी में जो है न्यूटन है,
जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये वैल्यू है। तो न्यूटन जो है इसको लिख सकते हैं CGS में लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये इसका एक CGS फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है जी। और भी कई बार ये जो पिछले एग्जाम में जो आया था, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसी को थोड़ा और ओपन करके न्यूटन क्या होता है, ये तो CGS यूनिट हो गई CGS। अब न्यूटन को देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को देखते हैं। न्यूटन होता है क्या होता है, फोर्स बराबर होता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या, फोर्स न्यूटन। ठीक है जी। ये मीटर स्क्वायर, ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम गया। ऊपर क्या बचा, मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम, या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। इनमें से कोई सी भी यूनिट इसकी पूछी जा सकती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की इकाई क्या होगी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई ये भी लिखी जा सकती है, पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, ये करेक्ट वैल्यू। तो इस वैल्यू को क्या कर दिया, न्यूटन को बदल दिया था इसमें, या इसमें कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जैसे चेंज करेंगे CGS में चलेंगे, मीटर का सेंटीमीटर करेंगे, सेकंड तो ठीक है, ग्राम का किलोग्राम, किलोग्राम का ग्राम में करेंगे, तो इससे क्या होगा, इस वैल्यू पे फर्क आएगा। तो ध्यान रखना यूनिट वाइज इस वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखिएगा। नाउ बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की, विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र अगर देखें तो विमीय सूत्र में निकालने का तरीका बेसिक में देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया हुआ है, अपन ने फॉर्मूला लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम। ठीक है। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई। तो न्यूटन का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर है, अपॉन में है किलोग्राम स्क्वायर। एक किलोग्राम से इस किलोग्राम को काट दो, राउंड बार वही यूनिट आ गई जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखी थी, मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम। ठीक है जी। अब इसको क्या करना होता है, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनमें देखते हैं हम लोग क्या है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियां, तो उनके फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो मीटर क्यूब है मतलब L क्यूब है, पर सेकंड मतलब T2 है, किलोग्राम मतलब कैपिटल M1 है। अब ये ऊपर जाएंगे तो क्या जाएगा, M-1 L3T-2, that will be the dimensional formula of यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी। ये होता है, ये इस तरीके से अपन ने डिस्क्राइब करके पूरा न्यूटन को लिख दिया खोल के, इसके बारे में देख लिया, न्यूटन को ओपन किया, उसको लिखा, बाकी सारी चीज लिख के अपन ने फॉर्मूला बनाया, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ मुख्य बातें जो देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात देखते हैं किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में देखें तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सभी जगह समान रहेगी, कभी भी वैल्यू इसकी बदलेगी नहीं। ठीक है ना, हर जगह सेम रहेगी। किसी भी स्थान पर ले जाइए, चाहे किसी ऊंचाई पर ले जाइए, चाहे किसी गहराई पर ले जाइए, कैपिटल G कभी नहीं बदलता। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल G, इट विल नेवर चेंज। चाहे आप इसको हाइट पे ले जाओ, either you take it in depth, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जाओ, कैपिटल G remains unchanged, remains unchanged। कैपिटल G हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कैपिटल G हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, इसकी वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। फिर जो है अगर देखें तो चाहे आप मीडियम में बात करिए, चाहे कहीं
एयर में बात करिए चाहे वैक्यूम में बात करिए, कैपिटल जी हमेशा वही रहेगा जो है। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं। इसकी वैल्यू तो फिक्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं। इट इज अ वेरी वीक फोर्स, यह एक अत्यंत दुर्बल बल होता है। इट इज अ वेरी वीक फोर्स, ये वीकेस्ट से भी वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, दुर्बल से भी दुर्बल बल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा कैसा रहेगा? आकर्षण प्रकृति का ही रहेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है और अगर उनके बीच में तीसरी ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो उस तीसरी ऑब्जेक्ट के कारण इन दोनों ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल अप्रभावित रहेगा। यानी कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F and a third object is kept between them, then the force of gravitation between two initial objects remains unchanged. ठीक है, उस बीच वाली ऑब्जेक्ट के कारण दोनों वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स एंड वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही लंबी परास का और बहुत ही सूक्ष्म परास का बल होता है। मतलब बहुत कम दूरी पर भी काम करता है और बहुत अधिक दूरी पर भी काम करता है। अधिक दूरी की बात करें, लॉन्ग रेंज की बात करें तो मून एंड अर्थ, अर्थ एंड सन, इन सब के बीच लगने वाला जो भी फोर्स है दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स। जैसे मून के अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ पर, उसके कारण जो है टाइड्स आते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। किसके कारण उठता है? वो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उठता है। ये आकर्षण बल का एग्जाम्पल है। इतने दूर होते हुए भी उस आकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, दैट्स वाई इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। और शॉर्ट रेंज में क्या है? दो ऑब्जेक्ट अगर पास पास में भी रख दोगे ना तो भी उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है जी, लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है, बहुत ही कम दूरी जो होती है, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, उसके पास पहुंच जाओ तो वहां पर जाकर ये बल काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगते हैं, नाभिकीय बल काम करने लगते हैं, तो वहां जाकर थोड़ा सा ये काम करना बंद कर देगा। अदरवाइज शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों पर काम करता है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, एंड अगेन ये जो होता है सेंट्रिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सेंट्रिक फोर्स। व्हाट इज सेंट्रिक फोर्स? सेंट्रिक फोर्स कहलाता है केंद्रीय बल। ये केंद्रीय बल क्या होते हैं? वो बल जिनकी क्रिया रेखा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है, केंद्रीय बल कहलाती है। ये वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का गोल वस्तु है। दैट फोर्स which have its line of action passes through the center of mass of the body, वह बल जिसकी क्रिया रेखा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। These forces are called centric force whose line of action passes through the center of mass of the body. So इनके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, that's why they are called centric force। ये हमेशा केंद्रीय बल कहलाते हैं। Now another thing, अगला देखते हैं। ये जो होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है ये वाला फोर्स। ठीक है जी, यानी कि तृतीय नियम है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है जी, तो इसका पालन करते हैं। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये वाली ऑब्जेक्ट इसको करेगी और ये वाली ऑब्जेक्ट इसको करेगी अपनी ओर आकर्षित। तो दोनों की ओर लगने वाला जो फोर्स होगा F12, ये जाएगा F21, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है जी, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फोर्स लगने वाले जो फोर्स है वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। माइनस साइन अपोजिट साइन को इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट फोर्स है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वैसे भी डायरेक्शन दिख रही होगी आपको इनकी। इनका मैग्नीट्यूड देखें, F12 इक्वल्स टू F21, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, यानी मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट लिख सकते हैं F12 अपॉन F21, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि 1:1। यानी कभी भी इनके बीच म्यूचुअल फोर्स जो लग रहा है, इनके बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच, इनका रेशो कभी पूछा है दैट विल बी ऑलवेज 1:1। तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? 1:1 आएगा। जब भी इनके बीच परस्पर आकर्षण बलों का अनुपात पूछा जाएगा तो क्या आएगा? हमेशा 1:1 आएगा, बिकॉज दे ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या करता है?
न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखना उसमें कुछ और बचा हो तो चलिए इतना ही काफ़ी है, बाकी और कुछ चीज़ें देखेंगे तो बीच में मिल जाएंगी, तो अपन देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला हमारा ये रहा, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इस माइनस साइन की बार बार न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पता है अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है मतलब है, फिक्स है, तो बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस साइन की, तो न्यूमेरिकल में हम बार बार इसको नहीं लेंगे। ठीक है जी, हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशन है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण नाम ही है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेना है कि सर माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन कहाँ गया, टेंशन नहीं लेना इसकी। ठीक है, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बस। तो चलिए आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर मास m1 इक्वल्स टू 5 kg एंड m2 इक्वल्स टू 10 kg आर केप्ट एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है जी, तो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू g 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 कितना है 5 kg, m2 कितना है 10 kg। सारी चीज़ ऐसा ही होनी चाहिए। ये आर स्क्वायर में 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना ना भूलें। क्लियर है? 6.67 इंटू 5, 6.67 इंटू कितना है 5, 10 से एक पावर गई है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर माइनस 11 गई तो कितनी बची? 10 की पावर माइनस 10 ये बची, ये कट गई यहाँ से। अब ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 से 10 की पावर है कितनी? माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है जी, ये बची माइनस 2 ऊपर जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी, प्लस 2 से माइनस 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस 8। 6.67 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 35, 5 से 30 और 3 33, 5 से 30 और 3 33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है जी, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। दो सेम मास की ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, दो सेम मास की ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच लगने वाला, इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। अब यदि 25% मास इधर ट्रांसफर कर दिया है, 25% मास ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, टू बॉडीज हैविंग सेम मास स्मॉल m, they are kept at r distance apart, then the force of gravitation between them is capital F। दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान समान है, एक दूसरे से r दूरी पर रखी हैं, इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है। अब यदि 25% द्रव्यमान एक से दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला नया बल कितना होगा? नाउ इफ 25% of mass is transferred from one object to another object, then what will be the value of new force between them। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए स्टार्टिंग देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या है, हम पहले नॉर्मल फोर्स लिख देते हैं। क्या था? F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 25% मास इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। 25%, देखिए मैं जरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दोबारा से, ध्यान से देखिएगा। ये m था, ये भी m था। अब 25% ट्रांसफर होते हैं, m माइनस 25% मतलब होता है बाय 100। किसका 25% है? m का। m माइनस 25 m बाय 100, और उधर जाके ऐड होगा तो m प्लस 25 m बाय 100। जितना ट्रांसफर किया 25% मतलब होता है अपॉन में 100, तो m का 25% यहाँ से गया किसमें? इसमें। तो यहाँ पे कितना बचा? 25 4 100। m में से m बाय 4 गया, कितना बचा? 3m बाय 4। और m में m बाय 4 मिल गया, कितना हो गया? 5m बाय 4। सो अवर न्यू मासेस आर
3m/4 and 5m/4. Now the force of attraction between them, F dash equals to G m dash m1 dash m2 dash upon r square. तो F dash आ गया G m1 dash कितना आ गया 3m/4 आ गया, 3m/4 आता है, ये m1 dash आ गया, m2 dash कितना है 5m/4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो F dash इक्वल्स टू G, ये m इधर ले लो, m कौन r स्क्वायर इधर ले लो, 3 5 15 अपॉन में 16. ये इक्वेशन सेकंड हो गई. फ्रॉम इक्वेशन समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड, एक व दो से देखें तो एक में क्या था जी एम एम बटा आर स्क्वायर क्या है एफ है, तो एफ डैश इक्वल्स टू जी एम एम बटा आर स्क्वायर कितना है एफ है इंटू 15/16. दैट इज अवर न्यू फोर्स, यानी कि हमारा फोर्स कितना हो गया 15F/16, 15/16 गुना हो गया हमारा जो फोर्स लग रहा था वो. ठीक है जी, कितने गुना हो गया 15/16 गुना. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है. और जब भी इसका आए फोर्स का क्वेश्चन आए, 20% ट्रांसफर कर दिया, 25% ट्रांसफर कर दिया, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, कैसे करना है इसको, डायरेक्ट इतना सब कुछ करने की बजाय आप एक फॉर्मूला याद रखिए. ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक. एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसमें हमें कितना परसेंट मास ट्रांसफर किया, 25% मास ट्रांसफर किया है, 1 माइनस एन स्क्वायर. ठीक है जी, इतना करना है आपको, 1 माइनस एन स्क्वायर. एन क्या है, एन का स्क्वायर, एन क्या है, जितना मास ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया है, एन की वैल्यू निकालेंगे, 25% है ना, तो 25/100 यानी कि 1/4. एन की वैल्यू कितनी आ गई 1/4. चलिए रख दीजिए वैल्यू. एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर. तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू 1 माइनस 1/16. माइनस किया तो कितना, 16 में 16 ने एलसीएम लिया, 16 आया, 16 माइनस 1 इक्वल्स टू इधर ये मल्टीप्लाई एफ है, बराबर कितना हो गया 15/16 एफ. दैट इज द शॉर्ट ट्रिक. फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, जब भी परसेंटेज ट्रांसफर वाला ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है जी, ये लगा सकते हो, एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर. इसको लगाइए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. कितना भी परसेंट दिया हो, 20% दिया हो, 25 दिया हो, 30 दिया हो, 40 दिया हो, कितने भी परसेंट मास का ट्रांसफर दिया हो, आपका डायरेक्ट आंसर ऐसे आ जाएगा. ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा. अगला क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं m1 एंड m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F है. अब यदि इनके बीच एक तीसरा मास ले आए, m3 ले आए, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा. ठीक है जी, 2 objects having mass m1 and m2 and they are r distance apart and force of gravitation between them is F. इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है. Now if the third object is kept between them, यदि तीसरी ऑब्जेक्ट उनके पास ले आए, इनके बीच में रख दें, then what will be the new force between these initial masses. तो शुरुआती दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा. तो इसका आंसर होगा the force remains unchanged. इनके बीच लगने वाला, जो शुरुआती दोनों ऑब्जेक्ट इनके बीच लगने वाला बल अपरिवर्तित रहेगा. क्यों, क्योंकि ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में माध्यम क्या है. ठीक है जी, तो इन पर डिपेंड नहीं करेगा इनके बीच का मीडियम क्या है. क्लियर है, तो ये मीडियम पर डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, इसलिए तीसरी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा. फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वो देख लीजिएगा. एक है 500 किलोग्राम, एक है 1000 किलोग्राम. 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं, तो इनमें एक दूसरे के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए. 2 objects having their masses 500 kg and 1000 kg are kept at 10 centimeter apart, then the mutual force of gravitational attraction between them will be, the ratio of mutual attraction force between them will be. तो इनके बीच लगने वाले परस्पर गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात कितना होगा, ये हमको बताना है. तो मैंने आपको बताया था
दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, इसलिए इनके बीच लगने वाले फोर्सेस का रेशो F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F21, ये हमेशा आएगा, एंड देयर रेशियो विल बी 1:1 ऑलवेज। मासेस कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या आएगा 1:1। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी क्वेश्चन है ग्रेविटेशन के जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल और करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।